हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है राजकोषीय समेकन का तात्पर्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन से है। सेकेंड वाला है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार में वित्तीय समेकन का स्थापित करना है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकेंड दोनों ही सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। राजकोषीय समेकन जो हमारा तात्पर्य दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन से है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह सरकारी राजस्व, कर और गैर कर प्राप्तियां को व्यय के साथ संतुलित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को न्यूनतम करना, लोक ऋण को नियंत्रित करना, सतत आर्थिक विकास में सहायता करना है। अत्यधिक उधारी और सरकारी खर्च पर अंकुश लगाकर राजकोषीय समेकन जो है हमारा कीमतों को स्थिर रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार में वित्तीय समेकन स्थापित करना है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्रिय समाचारों में आने वाले पद ओलिगार्की का सर्वोत्तम वर्णन इस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट हमें दे रखा है शासन की वह प्रणाली जिसमें सत्ता एक व्यक्ति या राजा के पास होती है। सेकंड वाला एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें व्यक्तियों का एक सीमित समूह सारी शक्ति और प्रभुत्व धारित करता है। थर्ड वाला एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें जनता जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। फोर्थ वाला सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें नागरिक आवधिक चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं का चुनाव करते हैं तथा कानून का शासन सर्वोच्च होता है। हमें इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? बी। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें व्यक्तियों का एक सीमित समूह जो सारी शक्ति प्रभुत्व धारित करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विदाई संबोधन अमेरिका में ओलिगार्की अथवा जो कुलीन तंत्र के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया, जहां अरबपतियों का एक छोटा समूह तीव्रता से सार्वजनिक नीति को आकार दे रहा है। कुलीन तंत्र का तात्पर्य एक छोटे प्रभावशाली समूह द्वारा संचालित सरकारी सत्ता से है। इसके अंतर्गत सत्ता का समान जो है रूप से वितरण भी हो सकता है और नहीं भी। यह लोकतंत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल कुछ ही व्यक्ति निर्णय लेते हैं, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भवन और अन्य सनदी जो निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है यह एक ऐसी विधायी ढांचा है जिसका उद्देश्य भवन एवं अन्य जो सन्निर्माण कर्मकारों के अधिकारों, कल्याण और कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है। सेकेंड वाला इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सिद्धांतों के अनुसार तैयार विशेष रूप से सन्निर्माण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के रूप में जो है किया गया है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। सॉरी, सही नहीं है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, इसमें कोई भी हमारा रॉन्ग नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। भवन और अन्य जो है सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनिमय अधिनियम 1996 का उद्देश्य भारत में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के अधिकारों, कल्याण एवं कार्य स्थितियों की सुरक्षा करना है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। इसके तहत इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित उपायों पर ध्यान देने के साथ रोजगार विनियमों को प्रतिबंधित करना शामिल है, जिससे सबसे कम जो है कमजोर श्रम क्षेत्रों में से एक रूप में इसमें बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित हो सके। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सिद्धांतों के अनुसार तैयार विशेष रूप से विनिर्माण सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ILO कन्वेंशन संख्या 167 के अनुरूप किया गया है, इसलिए जो हमारा इसमें दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसमें हमारा कोई भी रॉन्ग नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कभी कभी समाचारों में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट हमें दे रखा है जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क है। सेकेंड वाला संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। थर्ड वाला समुद्री कानून एवं क्षेत्रीय विवादों से संबंधित एक सम्मेलन है। फोर्थ वाला है विमानन जो उपकरणों से परिसंपत्ति आधारित वित्त पोषण एवं पट्टे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। हमें इसमें से बताना है किससे संबंधित है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? डी।
यह किससे विमानन उपकरणों की परिसंपत्ति आधारित वित्त पोषण एवं पट्टे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2001 में अपनाई गई केप टाउन संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत ऋणदाताओं जैसे पट्टादाता, उधारदाता और वित्त पोषक को विमान, इंजन और हेलीकॉप्टर जैसी उच्च मूल्य वाली मोबाइल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति यदि एयरलाइंस द्वारा पट्टा भुगतान में चूक जाती है तो की गई है। इसके प्रमुख विशेषताओं में मोबाइल उपकरणों से संबंधित हितों को दर्ज करने के लिए एक वैश्विक रजिस्ट्री की स्थापना के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करना एवं पंजीकृत लेनदारों के दावों में प्राथमिकता देना शामिल है। भारत ने वर्ष 2008 में CTC पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे कन्वेंशन के रूप में प्रावधान भारत पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर जो है पोर्ट है। सेकेंड वाला एक बल्क कार्गो टर्मिनल से विकसित होकर देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाह पर बन गया है। थर्ड वाला इसके तहत आंतरिक क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के क्रम में जो वधावान की एक सैटेलाइट बंदरगाह विकसित हो रहा है। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे बेहतर वर्णन है। फर्स्ट हमें दे रखा है मुंद्रा बंदरगाह, सेकंड वाला दे रखा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, थर्ड दे रखा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और जो हमारा फोर्थ दे रखा है कोचीन बंदरगाह। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरण बंदरगाह। इसका आंसर सी होगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो हमारा यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसे वर्ष 1989 में शुरू किया गया था। प्रमुख विशेषता है इसकी भारत का पहला लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट। इसमें पूरी तरह से लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है हमारा मॉडल को अपनाया जाता है। कंटेनर जो टर्मिनल है इसके तहत भारत में मुंबई कंटेनर टर्मिनल, नाहवा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट सहित 5 कंटेनर जो है हमारे टर्मिनल यहाँ का संचालन किया जाता है। और हमारा यहाँ पर इसके तहत जो है कनेक्टिविटी और व्यापार दक्षता बढ़ाने के क्रम में वधावन बंदरगाह पर सैटेलाइट बंदरगाह के साथ जालना और वर्धा में शुष्क बंदरगाहों की योजना बनाई गई है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्न में विचार कीजिए। तो हमारा पहला है रम्माण, सेकेंड वाला है मुदियेटू, थर्ड है संकीर्तन, फोर्थ है कुंभ मेला। उपरोक्त में से किसी जो है यूनेस्को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता दी गई है। तो हमें इसमें से बताना है किसको दी गई है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा डी। इसमें हमें इनको सभी को जो है हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता दी गई है, रम्माण को भी, मुदियेटू को भी और संकीर्तन को भी और कुंभ मेले को भी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में वे प्रथाएं, अभिव्यक्तियां, ज्ञान और कौशल है जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं। इसे जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर निम्नलिखित रूपों में से एक में व्यक्त किया जाता है। मौखिक परंपराएं, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथाएं और जो अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम, प्राकृतिक ब्रह्मांड जो है हमारा संबंधित ज्ञान और अभ्यास, हमारा जो है पारंपरिक शिल्प कौशल, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा डी। हमें फर्स्ट दे रखा है अमूर्त जो हमारी सांस्कृतिक विरासत शिलालेख। तो हमारा पहला है कुटियायम जो संस्कृत 2008, वैदिक मंत्रोच्चार की जो है परंपरा 2008, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008, रम्माण गढ़वाल हिमालय भारत का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान रंगमंच 2009, छऊ नृत्य 2010 राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य जो है हमारा 2010, मुदियेटू केरल का अनुष्ठान रंगमंच और नृत्य नाटक 2010, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012, मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठानित ज्ञान ढोल वादन और नृत्य 2013, पंजाब के जो है जंडियाला गुरु के ठंटेरों के में पीतल तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला 2014, नवरोज 2016, योग 2016, कुंभ मेला 2017, कोलकाता में दुर्गा पूजा 2021, गुजरात का गरबा 2023। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है होराइजन ब्लैक होल का केंद्र होता है जो उस बिंदु को प्रभावित करता है जहां वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है।
सेकेंड वाला, एक तार की ब्लैक होल तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारे के रूप में जो अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में एक अप्रत्यक्ष पतन से प्रभावित होता है। हमें इसमें से बताना है कौन से कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। होराइजन ब्लैक होल का केंद्र है, होराइजन ब्लैक होल का केंद्र ही नहीं, इसकी सीमा है जो उस बिंदु को प्रभावित करता है जहां वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है, इसलिए जिसका आंसर क्या होगा, बी। होराइजन एक ब्लैक होल की सीमा है जो उस बिंदु को प्रभावित करती है जहां वेग प्रकाश की गति के बराबर होता है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। एक तार्किक ब्लैक होल तब बनता है जब एक बहुत बड़े तारे का केंद्र आपके जीवन चक्र के अंतिम चरण में एक अप्रत्यक्ष पतन से प्रभावित होता है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। यह प्रक्रियात्मक गुरुत्वाकर्षण नैदानिक जो संश्लेषण और नैदानिक आकर्षण से उत्पन्न भारी दबाव तथा गुरुत्वाकर्षण के आंतरिक के बीच संतुलन के भौतिक द्वारा संचालित होता है। ब्लैक होल ट्रिम्पल सिस्टम, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। समाचारों में चर्चित भागीदारी गारंटी योजना PGS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट में दे रखा है कृषि में जल संरक्षण के तरीके, सेकंड वाला है GMO फसलों का विनियमन, थर्ड वाला है जैविक उत्पादों का प्रमाणन, फोर्थ है खेती में रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना। हमें इसमें से बताना है किससे संबंधित है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी, जैविक उत्पादों का प्रमाणन से संबंधित है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। भागीदारी गारंटी योजना PGS भारत में जैविक कृषि महाविद्यालयों को प्रमाणित करने की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसका प्रबंधन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणन प्रलेखित लोगों या वचन के रूप में होता है और जैविक किसानों को प्रमाणन प्रक्रिया में पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है। हालांकि PGS प्रमाणन केवल उन किसानों या समूहों के लिए उपलब्ध है जो एक सामूहिक समूह के रूप में सहयोगी और संचालित हो सकते हैं। व्यक्तिगत किसान या 5 सदस्यों से छोटे समूह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यह प्रमाणन फसल उत्पादन, प्रसंस्करण और पशुपालन जैसी कृषि संबंधित गतिविधियों पर लागू होता है, लेकिन गैर PGS सदस्यों या एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले भंडारण, परिवहन या मूल्य संवर्धन और कृषि संबंधित प्रसंस्करण गतिविधियों को कवर नहीं करता है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेतृत्व जो है कौन केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सेकंड वाला है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर मंत्रिमंडल समिति आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करती है। राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करती है तथा NDMA दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है, फर्स्ट सेकंड दोनों ही हमारे होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो नेतृत्व कौन करते हैं, हमारे भारत जो प्रधानमंत्री करते हैं तथा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अब हमारा सेकंड वाला है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो है मंत्रिमंडल की जो समिति उसके द्वारा नहीं, कौन सी, कैबिनेट समिति आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। आपदा प्रबंधन प्रभाग जो है गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है। जो हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NDMA की जो कार्यकारी शाखा है जो आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करती है, राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करती है तथा दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन की कैबिनेट जो है समिति की स्थापना प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन की देखरेख के लिए की गई थी, जिसमें स्थिति का आकलन करना, प्रभाव कम करने जैसे उपायों की पहचान करना, दीर्घकालिक रोकथाम जो है रणनीतियों की सिफारिश करना शामिल है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 20। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है CBDC और क्रिप्टो करेंसी दोनों डिजिटल मुद्राएं होने के बावजूद CBDC तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर है। सेकेंड वाला भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2022 में भारत के CBDC के रूप में डिजिटल रुपए लॉन्च किया था। थर्ड वाला है CBDC का फ्लैट करेंसी के साथ 1-to-1 विनिमय किया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही हमारे इसमें सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं।
CBDC कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और विनिमय शून्यता में संचालित क्रिप्टो करेंसी जो है विपरीत है। यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एवं समर्थित कानूनी निविदाएं हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्ष 2022 में CBDC के रूप में डिजिटल रुपए ई-रुपए को लॉन्च किया था। इनका प्लेटफॉर्म जो करेंसी के साथ 1-to-1 विनिमय किया जा सकता है। फ्लैट करेंसी एक राष्ट्रीय मुद्रा है जो सोने या चांदी जैसी किसी वस्तु के मूल्य से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा डी। इसमें हमारे तीनों ही सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।